आज हम लोग कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का थर्ड लेक्चर। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में? रदरफोर्ड की थ्योरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रास पढ़ चुके हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, सिंपल डिस्पर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब हमारे पास अगला आ जाता है रदरफोर्ड की थ्योरी के ड्रॉबैक्स। ठीक है, रदरफोर्ड ने आपको पता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया था। ठीक है, जिसको हमने डिस्कस कर चुके हैं। बट अब हमारे पास आ जाता है रदरफोर्ड का लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स। ठीक है, तो इसको करने से पहले सबसे पहले हमारे को दो चीज़ों को कोरिलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो कहती है कि कोई भी चीज़ जब है किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उसके बीच दो पार्टिकल्स के बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो जो लोअर मास वाली चीज़ है वो क्या करेगी, एनर्जी को एमिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और वो क्या करेगी, ऐसे 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 करते करते एनर्जी को लूज़ करती जाएगी। ठीक है, अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो आपका रदरफोर्ड की थ्योरी थी वो कहती थी कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है, न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं जैसे सन के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है, सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, सॉरी। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे घूमते हैं जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं। मतलब उसने एक एटम के मॉडल को क्या किया, कोरिलेट किया, किसके साथ, सोलर सिस्टम के साथ कोरिलेट किया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपका पॉजिटिव न्यूक्लियस जो है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूम रहे हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है जेसी क्लार्क की कहती है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो एनर्जी एमिट कर रहा होगा। अगर ये चीज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी एमिट कर रहा है तो ये घूमेगा घूमेगा और फाइनली इसमें डिप कर जाएगा। बट ऐसा केस तो हमारे को देखने को मिलता नहीं कि आपका एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन डिप कर जाए। क्योंकि एटम जो है जब हमने पढ़ा है तो हमने पढ़ा है कि हाँ, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है जो कि एक स्टेबल चीज़ है। ऐसा तो सुन ही नहीं रहते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में डिप हो जा रहा है। अगर ऐसा केस हो जाता तो एटम स्टेबल नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं रदरफोर्ड का ये जो पॉइंट था ये गलत था कि ये जो है ये एनर्जी ये रोटेट करता है अराउंड द न्यूक्लियस। पर अगर अगले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग भी देखें तो वो कहती है कि इलेक्ट्रॉन को जो है, अब देखो, रोटेट नहीं करेगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी शायद ये कहना चाह रही हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, स्टेशनरी है। अब अगर ये चीज़ स्टेशनरी हो तो आपको पता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो आएंगी हमारे सामने और इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा डिस्पर्स हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के बीच में। अब आपको पता है ये कौन सी थ्योरी है, ये आपकी थ्योरी है थॉमसन थ्योरी। कुछ ऐसा ही प्लम पुडिंग मॉडल बताया था जो कि वो भी गलत था। तो भैया ना तो ये रोटेट कर रही है, रोटेट करेगी तो एनर्जी एमिट करेगी, और ना ही ये क्या है आपकी स्टेशनरी है। स्टेशनरी कहेंगे तो पुल बैक हो जाएगा और आपका एक फॉल्स थ्योरी, एक डिस्कार्डेड थ्योरी का ये तो प्रूफ दे देगी। तो ये दो चीज़ें गलत हो गई। ठीक है, अब अगली चीज़ हम लोग बढ़ जाते हैं। रदरफोर्ड की क्या थी ड्रॉबैक्स? ठीक है, मैंने ये प्रेफर किया कि मैं राइटिंग से ज़्यादा समझाना प्रेफर करूँगा। ठीक है, क्योंकि किताबें सबके पास पढ़ी हैं, मेरा काम है समझाना, और जहाँ क्वेश्चन बनते हैं वहाँ हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। बट राइट नाउ क्या है, क्वेश्चन से ज़्यादा कंसेप्ट को अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि लिख तो सारे लेते हैं, समझ आता नहीं है। नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, नोट्स मैं भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। पर जब तुम ये समझोगे और साथ में नोट्स पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा समझ आना चाहिए। बाकी सबका अपना डिफरेंट केस है, सबका अपना डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अगला ड्रॉबैक जो है वो आ जाता है कि उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, कुछ भी नहीं बताया रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि जो एनर्जी का एमिशन है वो कॉन्टीन्यूअस है। मतलब कि अगर आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम की भी बात करो उसके अकॉर्डिंग, तो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है जो एनर्जी एमिट करता है वो कॉन्टीन्यूअस होगा। और कॉन्टीन्यूअस का मतलब मैंने आपको बताया था कि कॉन्टीन्यूअस तब होता है जब एक लाइट जो है वो एक दूसरे के ऊपर सबमर्ज होने लगे, जैसा कि आपका विबग्योर में होता है, जहाँ पे जो डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हम किसी पॉइंट पर कि यहाँ से रेड खत्म हो रहा है और ऑरेंज शुरू हो रहा है, डिस्टिंग नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस रेडिएशन। बट जब आपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ा था, जब हम क्या कर रहे थे,
दो इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट कर रहे थे और गैस को एक्साइट कर उसमें से रेडिएशन निकाल रहे थे। तब हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो आपका एक एमिशन स्पेक्ट्रम है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है और लाइन स्पेक्ट्रम है। तीन चीज़ें आपको क्लियर करी थी मैंने वहाँ पर। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का रदरफोर्ड भैया ने तो एक्सप्लेन ही नहीं दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने दिया, वो उसने कह दिया कॉन्टिन्यूअस है। तो बात दोनों की गलत हो गई। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या थी, अब कुछ जो है वो हमारे सामने दिक्कतें क्रिएट हो गई हैं कि भैया इसका सोल्यूशन आएगा क्या। तो फिर आए नील बोहर। तो बोहर ने क्या दे दी अपनी थ्योरी, बोहर मॉडल ऑफ एटम। ये थ्योरी जो थी वो बेस्ड थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। ये बेस्ड थी आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस। ठीक है, रदरफोर्ड बोहर के सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि सबसे पहले क्या प्रूव करना है उसे, ये डिप वाला प्रॉब्लम, ये डिप की जो दिक्कत आ रही है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एमिट कर रहा है और फिर डिप हो जा रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था। दूसरा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करना हाइड्रोजन का। ठीक है, जो उसने बखूबी किया। ठीक है, अब हम उसके पोस्टुलेट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं पहला पोस्टुलेट लिख दे रहा हूँ। पोस्टुलेट वन था, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है around the nucleus, which is heavily massed and positively charged, in a circular path which has a definite amount of energy and radius, and it is termed as orbit। मतलब क्या कह दिया, रदरफोर्ड के पहले पोस्टुलेट ने कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में घूमता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ मतलब एक फिक्स पाथ में घूमता है। हर एक पाथ वो हर अलग अलग रेडियस के सर्कल हैं। ठीक है, अलग अलग रेडियस के सर्कल है। हर एक रेडियस का अपना हर एक रेडियस का अपना एक फिक्स रेडियस है, उसको हमने क्या कहा है, ऑर्बिट का है। और हर एक ऑर्बिट का अपना रेडियस है, स्पेसिफिक रेडियस है, स्पेसिफिक एनर्जी लेवल है। तो एनर्जी फिक्स हो गई हर ऑर्बिट की। ऑर्बिट जो है वो वर्ड कॉर्पोरेट कराया है यहाँ पर, एक वर्ड हमारे लिए सामने फ्रोथ रखा। ऑर्बिट एक नया चीज़ था, हमें नहीं पता था कि क्या चीज़ है, तो ऑर्बिट आया। ऑर्बिट मतलब क्या था, और ऑर्बिट उसने कहा कि क्या है, एक फिक्स एनर्जी शेल है जिसका एक फिक्स रेडियस भी है। ठीक है, तो पोस्टुलेट वन हो गया। ठीक है, पोस्टुलेट सेकंड आया, जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस, इट डज नॉट emit any energy with time। तो आपका पिछला वाला ड्रॉबैक जो रदरफोर्ड का रहा था वो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन इट्स सर्टेन पाथ विच इज ऑर्बिट, तब वो कोई एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता जब वो एक फिक्स एनर्जी शेल में है। ठीक है, पिछले पोस्टुलेट में एक ये चीज़ थी कि जो शेल्स थे ना वो ऐसे थे, के है, एल है, एम है, एन है, ये ट्रेंड था। के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। एन वन रहेगा, एन टू रहेगा, यहाँ एन थ्री रहेगा और एन यहाँ फोर रहेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। ठीक है, तो ये डिफरेंट शेल थे। के शेल को हमने ग्राउंड शेल कह दिया था, ग्राउंड लेवल कह दिया था, ऊपर के जितने भी होंगे वो एक्साइटेड स्टेट मान लिया था। ठीक है, तो पोस्टुलेट टू क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो कोई भी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो एनर्जी का लॉस होने का कोई फंडा बनता ही नहीं है, तो वो डिप तो करेगा नहीं। और उसने क्या कह दिया, ये जो ऑर्बिट आपके सामने है इनका जो है वो फिक्स एनर्जी है, फिक्स रेडियस है। तो इसने इसे क्या दिया, स्टेशनरी ऑर्बिट। ऑर्बिट स्टेशनरी का मतलब पता है क्या है, उसको हमें गलत चीज़ों से कोरिलेट नहीं करना है। मतलब अगर कई कई लोग अगर उसको ये कहने लग जाए स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपका खड़ा नहीं है। यहाँ जो स्टेशनरी किस तात्पर्य किस कॉज में बात की गई है, वो एनर्जी टर्म्स में बात करी गई है कि जो एनर्जी और रेडियस है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा।
ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई कि आपका स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर शेल विल बी सेम। ठीक है, अब उसके बाद आता है पोस्टुलेट 3। पोस्टुलेट 3 को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि सिर्फ वही ऑर्बिट्स परमिट होंगे, सिर्फ वही ऑर्बिट्स परमिट होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के क्या होगा, होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो मतलब एंगुलर मोमेंटम के जो भी क्या होंगे, सिंपल होल रेशियो होंगे एन h/2 पाई के, वो ही ऑर्बिट्स जो है वो परमिटेड होंगे, उन्हीं की एंट्री होगी किसमें, आपके इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, या आपके एटम में। ठीक है, उसके बाद पोस्टुलेट 4 आ जाता है आपके पास। ठीक है, पोस्टुलेट 4 जो है वो आपका एनर्जी से रिलेटेड है कि जो चेंज इन एनर्जी है वो अब आएगी कैसे। कोई कलर है, कोई चीज़ है, कोई कुछ है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एमिट हो रही है, वो कैसे होगी। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपने शेल चेंज करता है। वो के शेल में था, फिर वो यहाँ से जंप करके जो है वो एल शेल में चला गया, फिर वहाँ से एल से जंप मार के के में वापस आ गया, है ना। तो ये क्या है, ये जंपिंग पे डिपेंड करता है। जंप क्या कर रहा है, जंप कर रहा है तो चेंज क्या हो रहा है, जंप कर रहा है तो आपका ऑर्बिट चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑर्बिट चेंज हो रहा है मतलब पर्टिकुलर एनर्जी चेंज हो रही है, उसकी पर्टिकुलर रेडियस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चेंज कैसे होगा, अगर वो किसी फाइनल स्टेट में जाकर गिरे और पहले वो किसी इनिशियल स्टेट में था, तो इसको हमने क्या कह दिया, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, और ये हमें क्या दे देगा, एनर्जी का चेंज। ये वैल्यू पॉजिटिव आती मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब की है। एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है, जब लोअर शेल से हायर शेल में जाए। नेगेटिव आया तो एनर्जी एमिट हुई है, मतलब हायर शेल से लोअर शेल जाए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई पोस्टुलेट से। अब हम लोग इन पोस्टुलेट के थ्रू हमें मेरिट्स क्या मिले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला आपको सबसे पहला मेरिट क्या था, बोहर ने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन विद टाइम एनर्जी लूज या गेन नहीं करता, बट कब करता है, जब वो शेल चेंज करता है। ठीक है, शेल चेंज भी कब करता है, मोस्ट केसेस में इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा, फिर बाद में वो एमिट करेगा, तो इस केसेस में। तो सबसे पहला रदरफोर्ड की जो गलतियां थी, जो डिप वाली बात बता रहा था, उसको करेक्ट किया। तो सबसे पहला कॉज जो है वो क्या बताया, मेरिट क्या थी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम डिफाइन कर दी। कैसे कि इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट बता के, जो डिप नहीं होता है, वो जो हमने कॉज पढ़ा है ना, डिप क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो स्टेशनरी पाथ में एक इलेक्ट्रॉन के फिक्स एनर्जी शेल के पाथ में स्टेशनरी ऑर्बिट में रोटेट करता है। ठीक है, दूसरा जो है, ठीक है, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तरीके से क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करा। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्या करा, बोहर ने एक्सप्लेन करा। अब देखो वो एक्सप्लेन कैसे किया, उसने पहले कुछ शेल्स ले ली हाइड्रोजन में। ठीक है, न्यूक्लियस ले लिया, ये था के शेल, ये था एल शेल, ये था एम शेल, ये था एन शेल। इसी केस में इलेक्ट्रॉन जो इस शेल का है वो यहाँ जाकर जम कर गया, लेट सपोज एम शेल में गया, और आफ्टर सम टाइम एट टाइम टी जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ जंप किया। तो बोहर ने क्या कहा कि जब ये एम से के तरफ जंप बचती है ना, तो ये एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब करी थी, मैंने आपको बताया ऊपर जाते वक्त एनर्जी लेगा, उसको ये एमिट करेगा यहाँ पर। और वो एनर्जी जो वो इमिट करेगा वो इन दी फॉर्म ऑफ क्वांटा करेगा, फोटोन क्वांटा एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी क्वांटा मतलब रिलीज होगी। ये एनर्जी जा रही थी, मैं इसको ले आया फोटोग्राफिक प्लेट पे, ये देख रहे हो,
क्वांटा रिलीज हुआ, इसको मैं इसके आगे मैंने अपना फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया और मैंने उसकी इम्प्रेशन ले ली। वो इम्प्रेशन आया और मैंने वहाँ से पता लगाया कि यहाँ जो हो रहा है वो हो रहा है एमिशन स्पेक्ट्रम के साथ डिसकॉन्टिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो क्या किया उसने, जब एमिशन हो रही थी, एनर्जी एमिट कर रहा था, तो उस क्वांटा ऑफ एनर्जी मतलब उस फोटोन को जो है उसने स्टडी किया और वहाँ से फोटोग्राफिक प्लेट को ला के रखा, उस पर इम्प्रेशन को पढ़ा और उसने उसका प्रूफ दिया। उसने दूसरी चीज़ बताई जो ये है, ये फोटोन की फॉर्म में आएगा। ठीक है, यहाँ जो विजिबिलिटी आएगी फोटोन आएगा, फोटोन ही होगा। और फोटोन क्या होता है, अ पैकेट ऑफ स्मॉल एनर्जी विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो लाइट की फॉर्म में है। ठीक है, लाइट की फॉर्म में, क्योंकि फोटोन है। क्वांटा जो था वो स्पेसिफिकली एनर्जी की बात कर रहे हैं, जब बट जब हमने इंप्रेशन पढ़ा तो वो फोटोन था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एच म्यू जो है वो डेल्टा ई हो गया। ठीक है, मुझे लगता है मैंने ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी आपको कि एमिट हुआ है क्वांटा एनर्जी लाइट की फॉर्म में हुआ है, तो हमने उसको फोटोन कहा। फोटोन की एनर्जी जो होगा ये होती है, जो कि क्या हो जाएगी, डेल्टा ई के इक्वल हो जाएगी, एच म्यू के इक्वल हो जाएगी। फोटोन की एनर्जी यही होती है। तो अगर मैं इसको लिख दूँ एच म्यू इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ ये, तो अब मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ आगे। तो देखो एच म्यू इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, एच म्यू, ठीक है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अगर मैं इसको उधर भेज दूँ, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बाय एच, ये अगर सी बाय लेमडा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल अपॉन एच। ठीक है, लेमडा आ गया आपके पास एच सी अपॉन ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या चीज़ आएगी। मान लो आपका इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ से फर्स्ट ऑर्बिट में गया, तो लैम्डा जो है वो डैश हो जाएगा एच सी ई फोर माइनस ई फर्स्ट। फिफ्थ से फर्स्ट गया तो लैम्डा डबल डैश आ जाएगा एच सी ई फाइव माइनस ई वन। यहाँ देख रहे हो वैल्यूज चेंज हो रही है वेवलेंथ की। यहीं से क्या डिफाइन हो जाता है कि जब ये है जो अलग अलग शेल से जंप्स होंगी तो अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी और अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आएगी। तो इस वजह से जो है लाइट का जो है फ्रीक्वेंसी चेंज होगा और उसका कलर भी चेंज होगा। अगर वो विजिबल रीजन में है, अगर वो अल्ट्रावायलेट में, इंफ्रारेड में, तो हम उसे बस फील कर सकते हैं। इंफ्रारेड थ्रू हीट, ठीक है, और अल्ट्रावायलेट तो आप जानते हो जो आपकी सन के थ्रू आती है वो वाली लाइट। ठीक है, तो वेवलेंथ जो है वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द जंप। फोर्थ से फर्स्ट जा रहा है तो कुछ और वेवलेंथ है, फिफ्थ से फर्स्ट जा रहा है तो कुछ और वेवलेंथ है। तो ये चीज़ जो है वो वेरी कर रही है। ये इसका भी एक सिग्निफिकेंट रोल था इसको समझाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ये जो ये इसको यहाँ पर अगर हम रोक दें, तो यहाँ पर आपका सीरीज जो थी वो क्या थी, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, जिनके लिए ऑर्बिट या शेल क्या रहता है, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5। ये आपका विजिबल रीजन में फॉल करता है, ये आपका अल्ट्रावायलेट रीजन में, ये सारे इंफ्रारेड में, जिसमें ये इंफ्रारेड है और ये फार इंफ्रारेड है। क्या लिख दिया, फार इंफ्रा रेड है। ठीक है, विजिबल रीजन में आपका विबग्योर आ जाता है। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, लक्स, आर एम आई, लक्स, जी सी। ये देखो अपवर्ड क्या होगा, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब इस तरफ जो है वो आपका वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है। कुछ गलत तो नहीं लिखा। तो यहाँ पर आपका विजिबल का अगर मैं लिखूंगा तो टॉप पे वी आएगा, नीचे आर आएगा। इस तरफ को वेवलेंथ बढ़ती है रेड में, रेड की 700 mm, विबग्योर की 400 nm नैनोमीटर। ठीक है, तो अपवर्ड। तो आपको ये चीज़ समझ आई। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, कोई भी चीज़ फर्स्ट ऑर्बिट पे फॉल करेगी, फर्स्ट ऑर्बिट आपका दिमाग में डाल लो, फर्स्ट ऑर्बिट रहता है आपका ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट ऑर्बिट क्या है, लाइमन है। कोई भी चीज़ फिफ्थ से फर्स्ट पे गिरी, फोर्थ से फर्स्ट पे गिरी, सेकंड से फर्स्ट पे गिरी, तो हमने लास्ट में देखना है कि किस पे गिरी। जिस रीजन पे गिरेगी वही रेडिएशन रिलीज होंगी,
फर्स्ट पे गिर रही है तो यूवी रिलीज होगी, सेकंड पे गिर रही है तो विजिबल रीजन की लाइट ऑब्जर्व होगी, थर्ड या मोर देन दैट रिलीज होगी तो फार इंफ्रारेड की या इंफ्रारेड की जो है वो रेडिएशन हमें ऑब्जर्व होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो रेडिएशन चेंज होगी। ठीक है, रेडिएशन चेंज होगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी ऑब्जर्व होंगे। जैसे क्या है, अगर आप देखो तो हर लॉस के साथ जो है वो एक एनर्जी फिक्स्ड है। मान लो फिफ्थ से फर्स्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, उसने ड्रॉप किया और एनर्जी एमिट किया, तो उसके बाद कई रास्ते हैं। एक वो फिफ्थ से फंस जाएगा, फिफ्थ शेल था उससे सीधा फर्स्ट में आके गिरा इलेक्ट्रॉन। अगला है फिफ्थ से फोर्थ गया, फोर्थ से थर्ड गया, थर्ड से टू गया और थर्ड से वन गया। ये स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होंगी, ये एक स्पेक्ट्रल लाइन हो गई। अब एक दो तीन चार, चार और स्पेक्ट्रल लाइन हो गई। अब एक और आ गया, फाइव से फोर आया, फिर थ्री ना जाके टू पे गया, फिर वन पे आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, फिफ्थ से फोर्थ गया, फोर्थ पे ना थर्ड पे गया ना सेकंड पे गया, सीधा फर्स्ट पे गया। फिर अगला फिफ्थ से कहाँ गया, थर्ड गया, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस होती है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का हमारे पास सीधा क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्मूला आ जाता है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती है हमारे पास, हर जगह वैलिड है, हर जगह सबमिशन एन, जहाँ पर फाइनली, इनिशियली माइनस एन फाइनली। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। अगर मैंने क्या कहा था, फर्स्ट फिफ्थ से फर्स्ट पे गिरा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होंगी, एन इनिशियली फिफ्थ पे था, लास्ट में फर्स्ट पे गया, मतलब ग्राउंड स्टेट पे गया, तो क्या होगा सबमिशन फोर। सबमिशन फोर क्या होगा, फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन। इतनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हमारे पास आ जाएंगी। दूसरा चीज़, अगर अब कह देता है फिफ्थ से सीधा गिरा ग्राउंड स्टेट पर, क्वेश्चन को बदल सकते हैं इस तरह। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का मतलब मैंने आपको बताया एन वन, तब भी यही आपका रहेगा फाइव माइनस वन। सिक्स से ग्राउंड मतलब सिक्स माइनस वन। ठीक है, ऐसे अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका एनर्जी, एनर्जी डिफाइन करके बहुत बहुत बड़ा मेरिट था उसका, हम मेरिट्स पढ़ रहे हैं वो करके। तो एनर्जी जो है जब डिफाइन किया, एनर्जी ऑफ nth शेल। ठीक है, एक चीज़ अपने दिमाग में ये डाल के रख लेना ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ना, ये यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड है, जो कि एज अ एक ड्रॉबैक भी हमारे सामने आएगा अभी आगे चल के, कि जो है ये सारी चीज़ें तो यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए थी, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, चीज़ें थोड़ी ब्रॉड हो जाती हैं, थोड़ी टिपिकल हो जाती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर नहीं अभी डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ nth शेल की अगर मैं बात करूँ, तो एनर्जी ऑफ nth शेल का फॉर्मूला उसने दिया माइनस टू पाई स्केयर एम ई फोर, ठीक है, अपॉन एन स्केयर बाय एच स्केयर, और यहाँ था जेड स्केयर। फॉर हाइड्रोजन ये वन रहेगा, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज ये जेड जो है वो वेरी कर सकता है, लाइक ये। ठीक है, यहाँ जेड जो है वो टू, यहाँ जेड जो है वो थ्री। ठीक है, तो यह उसने एन शेल का एनर्जी दे दी। अगर मैंने इसको सॉल्व किया ना, तो मेरे पास तीन यूनिट्स में इसकी एनर्जी आ जाती है, माइनस टू पॉइंट एटीन इंटू टेन रेज टू पावर माइनस एटीन जेड स्केयर बाय एन स्केयर, माइनस थर्टीन फिफ्टीन, थर्टीन ट्वेल्व इंटू जेड स्केयर बाय एन स्केयर, माइनस 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इंटू जेड स्केयर बाय एन स्केयर। ठीक है, ये यूनिट्स आपकी जूल पर एटम के लिए थी और एक किलो जूल पर मोल के लिए। ठीक है, तो ये तीन तरह की एनर्जी हो गई, और ये एनर्जी तीनों याद करके रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बट एनर्जी जो है वो आपको ऐसा जो है वो याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब मैं एनर्जी के अकॉर्डिंग हम लोग शेल्स की कुछ सिग्निफिकेंस और कुछ नेगेटिव चार्ज के सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ भी डिस्कस कर सकता हूँ, बट यहाँ होगा नहीं, तो हम लोग इसको आप नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब एनर्जी का ना एक पंगा है। पंगा क्या है, आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन होता है, फिर अगला इलेक्ट्रॉन, फिर अगला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर अगला इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, ये के शेल में, ये एल शेल, ये एम शेल, ये एन शेल।
तो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के शेल का स्टेबल, फिर एल, फिर एम, फिर एल। ठीक है, ये चीज़ पता है। अब मेरे पास फार्मूला क्या है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल अगर मैं निकालूँ तो क्या था, -13.5 जेड स्क्र तो 1 स्क्र ही रहेगा, इसके लिए 1 स्क्र तो -13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सेकंड का अगर सॉल्व करते हो, -13.5 1 स्क्र अपॉन 2 का स्क्र, यह आ जाएगा -3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसकी एनर्जी आप याद कर लेना, कोशिश करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहती है। -3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगला 0.85 माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, माइनस साइन मत भूल जाना। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, आपका होना क्या चाहिए था, एनर्जी जो है वो कम होती जानी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि क्या एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती चाहिए थी, क्योंकि मैंने क्या कहा, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो इलेक्ट्रॉन है वो कि इलेक्ट्रॉन के का है, फिर एल का है, फिर एम का है, फिर एन का है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन के है, तो जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना कम एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ के जो है वो सबसे कम होना चाहिए, जो कि है। आप देख रहे हो, अगर आप सिर्फ 13.5 को कंसिडर कभी मत करना, 13.5 के साथ जो है आपका नेगेटिव चार्ज भी है। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा ये नेगेटिव वैल्यू, मतलब उतनी ही कम एनर्जी, मतलब उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। आगे जाते जाओगे तो हम किसकी तरफ टेंड कर रहे हैं, जीरो की तरफ टेंड कर रहे हैं, मतलब एक पॉजिटिव नंबर की तरफ टेंड कर रहे हैं, मतलब एनर्जी बढ़ती जा रही है। एनर्जी बढ़ती जा रही है मतलब एक टाइम जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। बट पॉजिटिव ऐसा कभी होती नहीं। जीरो भी कब होती है पता है, एनर्जी जो है वो कई बार जीरो बता देंगे। एनर्जी जीरो होती है इन्फिनिटी पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लो। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि एनर्जी जो है वो कब जीरो होगी, जब इलेक्ट्रॉन जो है आपका इन्फिनिटी पे पड़ा होगा, तब जो आपकी एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने पढ़ लिया कि एनर्जी का ट्रेंड क्या है और स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या है। ठीक है, एनर्जी में कभी नेगेटिव चार्ज मिस मत करना। तीन तरह की हमने एनर्जी कर ली, तीन तरह की यूनिट्स में। ठीक है, अब एनर्जी के बाद हमारे पास एक चीज़ और आप याद रखना, कि जिस तरह ज़्यादा शेल बढ़ते जाएंगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी कम होती जाएगी। ये कई बार एनर्जी का ट्रेंड पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रेडियस पर। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या रहता है, मेरिट में ही आ जाता है बोहर के। रेडियस ऑफ और nth ऑर्बिट क्या हो जाएगा, n² h² अपॉन 4π² m e²z। ठीक है, इसमें अगर आप सारी कांस्टेंट वैल्यू सॉल्व कर लेते हो तो आर एन आएगा 0.529 इंटू n²/z पिकोमीटर। मतलब कि अगर मैं ये वाली वैल्यू को एक पर्टिकुलर वैल्यू मान लूँ r0 इंटू n²/z। ठीक है, तो ये आपका आर ऑफ रेडियस ऑफ एन शेल आ जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है, नंबर ऑफ शेल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² है। जितनी ज़्यादा शेल बढ़ाते जाओगे उतना जो है वो आपका रेडियस जो है वो बढ़ता जाएगा, जो कि हमें ऑब्वियसली पता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वी ऑफ nth। ठीक है, वी ऑफ nth क्या आ जाता है हमारे पास, NH/2πr nth। तो जब ये आर nth की वैल्यू आप यहाँ वापस पुट करोगे, तो कर आके कांस्टेंट वैल्यू सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आता है 2.19 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका वी ऑफ nth भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से उसने वी nth भी डिवाइड कर दिया। कई बार आपको पूछ लेते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो वहाँ आ जाता है आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल, मतलब वी nth अपॉन 2πr nth। इसको सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। एक्चुअली जो ये 0.59 लिखा है ना, ये 52.9 है, सॉरी 52.9 पिकोमीटर रहेगा। आर नॉट की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 52.9 पिकोमीटर। सॉरी, ये थोड़ा सा ना मैंने इसको देखा नहीं।
थोड़ा याद करने में गलती हो गई, और इसको हम लोग ऑलमोस्ट वैसे 53 पिकोमीटर भी कई बार लेके चल लेते हैं, बट ये 0.529 नहीं होगा, 52.9 पिकोमीटर रहेगा। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया, वेलोसिटी हमारी यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन ऑफ एनर्जी। हमारे पास ऐसी ही सेम इक्वेशन पड़ी है रिडबर्ग्स के साथ, जहाँ पे मैंने आपको लिमिट वेवलेंथ, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ कहाँ इंटू इन्फिनिटी हो जाता है, कहाँ इंटू n1+1 होता है, वो मैंने बता दिया, वो यहाँ एज सच सेम रहेगी। बट जो है वो बोहर के फॉर्मूले के थ्रू, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन के थ्रू, क्या हमने वो जो वही इक्वेशन हम फिर से ड्राइव कर देंगे थ्रू दिस, बोहर के फॉर्मूले के थ्रू, स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो एनर्जी को एक और लिखने का तरीका होता है -RH इंटू, ये nth है तो ये nth का स्क्वायर। ठीक है, तो लेट सपोज कि किसी हाई शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी लो शेल में फॉल किया है, लो ऑर्बिट में फॉल किया हाई ऑर्बिट से। ठीक है, तो ये एनर्जी डिफरेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा, -RH, पहले इनिशियली यहाँ पे था, बाद में क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा RH एन ऑफ फाइनल स्केयर, क्योंकि डेल्टा ई क्या होता है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो यहाँ पे इनिशियल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, फाइनल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आर एच कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया, NI² माइनस NF²। यहाँ जेड स्क्र भी होता है, जेड स्क्र भी होता है, बट हाइड्रोजन की वजह से हमने यहाँ 1 कंसिडर किया, तो ये हो गया 1²। आर एच की वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा ई पड़ा है, जिसको हम HC/λ भी लिख सकते हैं, 2.18 इंटू 10⁻⁻19, 1/ni इनिशियल माइनस NF²। ठीक है, इसको कर करा के जो लैम्डा 1/λ वैल्यू आएगी ना, वो आपकी वही आ जाएगी जो आपके पास रिडबर्ग्स इक्वेशन थी, मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर में ले लोगे तो 1.1 इंटू 10⁵ इनिशियल स्केल माइनस n5²। ठीक है, तो यहाँ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है हाइड्रोजन की एटम की एक्सप्लेन हो गई थ्रू बोहर्स थ्योरी। ठीक है, और मैक्सिमम लिमिटिंग लाइन, ठीक है, वो सब जो मैंने पिछले लेक्चर में कराया वो यहाँ वैलिड होगी, वो उसको मैं दोबारा बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने इस शेल से निकाल के किसी दूर शेल पे दे मारा। ठीक है, तो वो कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया, वो शेल जो है वो इन्फिनिटी पे चला गया, और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। और इनिशियली वो कहाँ था, एनर्जी फर्स्ट शेल में था, जो कि हम फर्स्ट शेल की निकाल सकते हैं। तो एनर्जी की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी को हमने दे मारा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, मतलब फाइनली कहाँ पे था, वो इन्फिनिटी में था, इनिशियली कहाँ था, वो फर्स्ट शेल में था, तो ये क्या हो जाएगा, -13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²। अगर हाइड्रोजन के लिए बात करें n² क्या हो जाएगा, n क्या है, यहाँ फर्स्ट सेल से फेंका तो ये होगा ये, तो ये आपका क्या आ जाएगा, +13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लगेंगे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन बनाने में। वैसे अगर मैं हीलियम पॉजिटिव के लिए बात करूँ ना, क्योंकि हम ये सारे फार्मूले जो है यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए ही वैलिड है। ठीक है, तो अगर मैं हीलियम पॉजिटिव के लिए बात करूँ ना, तो हीलियम पॉजिटिव में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो अगर मैं इसकी आयनाइजेशन की बात करूँगा और ये फार्मूला लगाऊंगा, तो वो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए आयनाइजेशन होगी, तो वो फार्मूला क्या हो जाएगा, +13.5 Z² क्या हो जाएगा, 2² अपॉन n², तो है फर्स्ट शेल से ही निकाल के फेंकना है। ठीक है, अगर मैं लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए बात करता हूँ, तो लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए थर्ड इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे होंगे। ठीक है, और थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो उसके अकॉर्डिंगली फार्मूला वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई।
उसके बाद लास्ट चीज़ आपकी आ जाती है बोहर की लिमिटेशन। फर्स्ट थ्योरी थी कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, फर्स्ट लिमिटेशन थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब नहीं कर पाया किसमें, इन डेप्थ। ठीक है, फर्स्ट थ्योरी थी कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्या कर नहीं पाया, इन डेप्थ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा था कि वो मॉलिक्यूल के शेप को डिफाइन नहीं कर पाया कि किसका क्या शेप होगा। ठीक है, दूसरा ड्रॉबैक ये होगा। तीसरा होगा क्या हो गया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे ही हमने पढ़ा था शेल, यहाँ से एनर्जी निकल रही थी क्वांटाइट फॉर्म में, ये जो ये जो रेडिएशन निकली थी ना, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आती है तो ये फर्दर स्प्लिट हो जाती है, और इस इफेक्ट को कहते हैं जी मैन इफेक्ट। तो इस चीज़ को जो है वो जी मैन इफेक्ट को, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट एक्सप्लेन बाय बोहर। मतलब ये फर्दर स्प्लिटिंग जो हो रही है इसके बारे में जो है वो आपके बोहर ने नहीं बताया। चौथा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में भी ऐसे क्या होता है, जो स्पेक्ट्रल लाइन थी फर्दर स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, फर्दर स्प्लिट हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी उसने नहीं बताया। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जी मैन के बाद ये आ जाता है आपका इसके लिए स्टार्क इफेक्ट। मतलब स्पेक्ट्रम ऐसा चल रहा था आपका एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का, वहाँ पर क्या होता था, सिंपल स्पेक्ट्रम और ये ऑब्जर्व कर लेते थे इंप्रेशन। बट क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी हमने या मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो वहाँ स्टार्क इफेक्ट दिखा, मतलब वो जो स्पेक्ट्रल लाइन्स थी वो फर्दर स्प्लिट हुई। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी तो वो फर्दर स्प्लिट हुई, से जीमेन इफेक्ट था। इन दोनों का जो फर्दर स्प्लिट हो रहा है ये हो क्यों रहा है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन बोहर के पास नहीं था। तो ये भी वो हो गया। उसके बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया बाद में, और ड्यूल नेचर ऑफ बिहेवियर आया। ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ बिहेवियर आया, मतलब इलेक्ट्रॉन का नेचर जो है वो वेव भी था, वो पार्टिकल भी था। बट आपका बोहर जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है। मतलब उसने जो है ऑर्बिट का शेप डिफाइन कर दिया कि ऑर्बिट जो है भैया वो सर्कुलर ही होगा, जो कि सरासर गलत था। वो उसे मतलब पार्टिकल बता रहा था, यहाँ से जो है वो पार्टिकल नेचर पे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था। बट इन एक्चुअल क्या होता है, अगर आगे जाके पढ़ेगा हमें पता चलेगा कि जो शेप होगी वो मतलब कुछ भी हो सकती है, मीन्स के वो शेप चेंजेस कर सकती है, मतलब वेरी कर सकती है शेप बेसिकली, है ना, अनडिफाइंड है शेप जो है। तो वो उसने जो वो प्रेडिक्ट कर दिया कि सर्कुलर शेप होगा, है ना, वो उसके पार्टिकल नेचर के डोमिनेंट थिंकिंग को ज़्यादा दिखाता है। बट हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे चल के हमें पता चलेगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और जब हम ड्यूल नेचर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो दो नेचर शो करता है, पार्टिकल और वेव नेचर। ठीक है, वेव बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है वो थर्ड लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। बाकी क्वेश्चंस एंड ऑल के लिए आप टेलीग्राम रेफर कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट होता है तो वहाँ पर टेलीग्राम के ग्रुप पर या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।